यूनिट 5 का ही ये जो है तो दूसरा पार्ट है, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर कहाँ रुके थे हम कि जमहूरियत में वादिश होती है अवाम, इसलिए शहरियों को हुकूक हासिल है कि वो हर किस्म की जानकारी और मालूमात हासिल कर सकें। और 2005 में RTI एक्ट पास किया गया और पूरे मुल्क में इसका निफाज अमल में आया। RTI की बदौलत मुल्क का हर शहरी हुकूमत के अहम तरीन पहलुओं की मुकम्मल जानकारी हासिल करता है। ये शराकती हुकूमत की एक कोशिश है। इससे शहरी मरकूज़ जमहूरियत व हुक्मरानी की तश्कील करना मुमकिन होता है। मफाहमत की वजह से हुकूमती इंतज़ाम और हुकूमती इदारों अफसरान की कारकर्दगी मौसर मुनसिफाना और गैर ज़िम्मेदाराना होती है। पहले अवामी इंतज़ामिया में राजदारी बरती जाती थी। इस राजदारी की वजह से बहुत से गलत काम अवाम की लाइल्मी में कर लिए जाते थे। RTI की वजह से अब कोई भी काम राजदारी से नहीं किया जाता है। अब हुकूमत और हुकूमत के तमाम ओहदेदार इन अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं और इनके गलत कामों पर बाज़पुरस की जा सकती है और कसूरवार अफराद को ऑफिस या सज़ा या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके बाद का अगला सवाल, ICT के फ़ायदे वाज़ेह कीजिए। जवाब, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जदीद तरीन इनकलाब है जो गवर्नेंस में इस्तेमाल की जा रही। इससे ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहे हैं। नंबर 1, इससे हर काम की इस्तेदाद और क़ुव्वत में इजाफा होता है। नंबर 2, इसकी बदौलत हुक्मरानी को आला मकाम तक पहुँचाया जा सकता है। नंबर 3, हुक्मरानी के पेचीदा और मुश्किल तरीन उमूर कम वक्त में आसानी से किए जा सकते हैं। नंबर 4, उसके ज़रिए किए गए कामों में गलतियों के इम्कान कम होते हैं। नंबर 5, पहले जो काम हाथों से किए जाते थे वही काम उनकी मदद से किए जा रहे हैं। नंबर 4, इसकी बदौलत डाटा की स्टोरिंग वाजियाफ इंफॉर्मेशन की तरसील इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग आसान और तेज़ रफ्तार हो गई है। नंबर 7, इंतज़ामी उमूर में शफाफियत आ गई है। नंबर 8, वक्त और मेहनत की बचत होती है। नंबर 2, हुकूमती स्कीमें अवाम के घरों तक पहुँच चुकी है। नंबर 10, हर काम ऑनलाइन किया जा सकता है। नंबर 11, तमाम सरकारी रिकॉर्ड इसको डिजिटल कर लिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल हमारा, बैनुल-अक़वामी फंडिंग एजेंसी पर हमारे को उसके फ़ायदे लिखना है। IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP, UNEP और यूनिसेफ। जवाब है, बैनुल-अक़वामी फ़ंडिंग एजेंसियाँ अमूमन पसमानदा ममालिक के ख़ुसूसन तीसरी दुनिया के ममालिक को अपने मुतय्यना मकासद, प्रोग्राम, तहकीक और स्कीमों के लिए फ़ंड यानी सरमाया मुहैया करती है। इस फ़ंड के साथ इन्हीं ममालिक को इन एजेंसियों की शराइत व उसूल व ज़वाबित पर पूरा करना ज़रूरी है। उसमें है पहला, IMF यानी आलमी मालियाती फ़ंड। ये दुनिया के 189 यानी 189 ममालिक की तंजीम है जो आलमी सतह पर मालियाती इस्तेहकाम, आलमी तिजारती के फ़रोग़ और मुस्तहकम माशी तरक्की और आलमी सतह पर गुरबत के ख़ात्मे के लिए काम करती है और इसके लिए तरक्की पजीर ममालिक को फ़ंड मुहैया करती है। नंबर 2 वर्ल्ड बैंक यानी आलमी बैंक, एक आलमी इदारा जो कर्ज़ और इआनत देता है दुनिया के गरीब ममालिक को ताकि ये ममालिक अपनी तामीर और तरक्की के काम कर सके। तीसरा, UNDP, अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दुनिया ने 170 ममालिक में गुरबत के ख़ात्मे और अदम मसावत के ख़ात्मे के लिए काम कर रही है। उसके बाद में UNEP यानी अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। अक़वाम मुत्तहिदा इसके ज़रिए दुनिया भर में माहौलियाती प्रोग्राम के काम कर रही है। ख़ुसूसन ये तरक्की पजीर ममालिक में किए जा रहे हैं ताकि वहाँ माहौलियत के लिए बेहतर पॉलिसी बने और इस काम पर काम किया जाए। अगला है 5वां, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया के तकरीबन 1990 ममालिक के बच्चों की फ़लाह व बहबूद के लिए अंजुमन के ज़रिए काम कर रही है और ये बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ये तमाम इदारे आलमी सतह पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी से तकालीफ दूर कर सके। अगला नंबर है दूसरे इंतज़ामियाती कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। जवाब है, दूसरे इंतज़ामियाती कमीशन ने 31 अगस्त 2005 में अपनी तजावीज़ पेश की। ये सिफारिशात इस्लाह और रिवायती इंतज़ामिया की जिद्दतकारी के लिए थी। इसमें ये तजावीज़ पेश की गई थी। नंबर 1, शरई मरकूज़ इंतज़ामिया के तमाम प्रोग्राम स्कीमें को बिल्कुल वाज़ेह, साफ़ और आसान काबिल अमल बनाया जाए। नंबर 2, इन प्रोग्राम स्कीमों को नाफिज करने के अमल में अवामी शिरकत लाजमी होना चाहिए। नंबर 3, इन प्रोग्राम स्कीमों से आम शहरियों को इत्मीनान होना चाहिए। अगला नंबर है, इंतज़ामिया को शहरियों की दोस्त होना चाहिए। नंबर है 5वां, इंतज़ामिया के तमाम काम बामानी, बामकसद और नतीजा खैज होना चाहिए। उसके बाद का नंबर है हमारा, इंतज़ामिया का तरीक़ाकार वाज़ेह, शफ़ाफ़ और आम फ़हम होना चाहिए। नंबर 7 है हमारा, इंतज़ामिया पेचीदगी नहीं होना चाहिए। नंबर 8 है, इंतज़ामिया का काम वक्त और पाबंदी से करे। नंबर 9 है हमारा, इंतज़ामिया को ज़्यादा जवाबदेह और ज़िम्मेदार होना चाहिए। नंबर 10 है हमारा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल आता है हमारा, खाका मुकम्मल कीजिए। इसमें खाके में दिया है अच्छी हुक्मरानी की इक़दार, इसके अंदर 6 पॉइंट डालना है हमारे को, नीचे दिए हुए है। इसमें लिखेंगे इत्तेफ़ाक़ राय पर मबनी, असर पज़ीर व काबिल, मसाफ़ियाना मुनसिफ़ाना शमूलियत, उसके बाद में शफ़ाफ़ियत, उसके बाद ज़िम्मेदारी, उसके बाद कानून की हुक्मरानी, उसके बाद जवाबदेही और शराकती। उसके बाद में दूसरा खाका दिया हुआ है बैनुल-अक़वामी फ़ंडिंग एजेंसियाँ, उसमें UNEP, उसमें 4 दिए हुए हैं।
IMF, UNDP, आलमी बैंक और यूनिसेफ। उसके बाद का खाका है हमारे पास में, देखो यहाँ पर इस तरीके से दिया है महाराष्ट्र ई गवर्नेंस के 6 सुतून। उसमें पहला दिया हुआ है पॉलिसी व कानून व फ्रेमवर्क, दूसरा दिया है मजबूत सलाहियती फ्रेमवर्क, तीसरा दिया है वाफर फंडिंग फ्रेमवर्क, चौथा दिया है इदारियाती फ्रेमवर्क, पांचवा दिया है बुनियादी व लाजमी ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, छठा दिया है कुल रियासती कॉमन प्रोजेक्ट तामीर फ्रेमवर्क। उसके बाद में सिविल सोसाइटी, इसका एक खाका दिया है, खाली है 6 खाने। इसमें हमको नंबर 1 है NGOs, मजदूर यूनियन, पेशेवराना एसोसिएशन, स्वदेशी ग्रुप्स, रज़ाकार और अंजुमन और अकायद पर कायम अंजुमन। उसके बाद हमारे को सवाल दिया गया है यहाँ पर, कदीम रियायती इंतज़ामिया सिर्फ पोस्ट कॉर्प तक महदूद था, इस बयान की वजाहत कीजिए। उसका जवाब लिखें हम, ये कदीम और रियायती इंतज़ामिया के दायरे इख्तियार को ज़ाहिर करने वाला फार्मूला है। P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजेशन, S यानी स्टाफिंग, D यानी डायरेक्टिंग, C यानी कोऑर्डिनेटिंग, R यानी रिपोर्टिंग और B यानी बजटिंग। इस तरह से पूरा इसका लॉन्ग फॉर्म है शामिल है। इससे अवामी इंतज़ामिया को बआसानी समझा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास सवाल है गैर रियासती अदाकार यानी नॉन स्टेट डायरेक्टर की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है गैर रियासती अदाकार से मुराद फ़र्द वाहिद या तंजीम जिसके सियासी असर वसूख तो हों, लेकिन वो किसी सियासी जमात, किसी रियासत और किसी सियासी नज़रिए के पाबंद या हलीफ ना हों और ना ही उनसे माली या इमदाद इयानत हासिल करते हों। ये सियासत और रियासत दोनों से आज़ाद होकर अपने मखसूस मकासद के हसूल के लिए काम करते हैं। इसमें तमाम किस्म के NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, निजी मालियाती इदारे, फ़ौजी व नीम फ़ौजी मज़ाहमती ग्रुप, मजदूर यूनियन, रज़ाकार अंजुमन, स्वदेशी ग्रुप, मुख्तलिफ अकायद पर कायम करदा अंजुमन, पेशावराना एसोसिएशन और दीगर कारपोरेशन और फाउंडेशन शामिल होते हैं। ये गैर रियासती अदाकार का अमूमन कोई एक शोबा कार होता है और उसी काज के लिए काम करते हैं। ये हुकूमत की पॉलिसी बनाने में इन पर दबाव डालते हैं और बतौर प्रेशर ग्रुप अपने मुतलबात को मनवाने की कोशिश करते हैं। ये अदाकार शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। अगला सवाल है, महकमा इंतज़ामियाती इस्लाह और अवामी शिकायत के मकासद पर रोशनी डालिए। डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत में इंतज़ामिया की इस्लाह का काम करती हैं। इसके मकासद दर्ज झैल हैं, हुकूमत की पॉलिसियों, उसकी साख्त व बनावट और उसके तर्ज अमल में इस्लाह करना, अवामी शिकायत को दूर करने के लिए उसे शहरी मरकूज़ हुक्मरानी बनाना, ई गवर्नेंस को जदीद करना। उसके बाद का नया सवाल है हमारा, कौमी कमीशन बराए अक़लियत पर रोशनी डालिए। इसका जवाब है, ये कौमी कमीशन शहरियों की मजहबी बुनियाद पर बनाया गया है। दस्तूर हिंद ने इस अक़लियतों से बहुत से हुकूक दिए हैं ताकि उनको तमाम ज़्यादतियों और इम्तियाज़ से बचाया जाए। इनको बहुत से बुनियादी हुकूक भी दिए गए हैं। इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी यही कौमी कमीशन निभाता है। भारत की यूनियन हुकूमत ने यह कमीशन एक्ट 1992 के तहत बनाया है। इसमें इन अक़लियतों को शामिल किया गया है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। पहले इसमें सिर्फ 5 मज़ाहिब के मानने वाले ही शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें जैन मज़हब के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। इस कमीशन के काम ये है, नंबर 1 ये इन अक़लियतों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करता है। नंबर 2 ये यूनियन और सूबाई हुकूमत में अक़लियतों की तरक्की का जायज़ा लेता है। नंबर 3 है दस्तूर हिंद मरकज़ी कानून साज, सूबाई कानून साज मजलिस के बनाए गए कवानीन जो इनके लिए होते हैं उसकी निगरानी करता है। ये कमीशन के ताल्लुक से प्रोग्राम, पॉलिसी और कवानीन को बेहतर ढंग से नाफिज करवाता है। अक़लियतों की शिकायत को सुनता है और उसके लिए इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करता है। इन अक़लियतों की समाजी माशी तरक्की का जायज़ा, सर्वे, जाँच और पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को पेश करता है और तजावीज़ पेश करता है ताकि इनसे अक़लियतों की तरक्की हो। इन कमीशन का चेयरमैन इन्हीं अक़लियतों में से होता है। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत इन्हीं अक़लियतों से 5 अरकान जो अपने शोबे की माहर, मशहूर और आला इक़दार के मालिक हों उनको नामज़द करता है। इसका एक वाइस चेयरमैन भी होता है। यहाँ पर हमारा 5वां यूनिट पॉलिटिकल साइंस का ख़त्म हो गया है। और एक नोट सुन लीजिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर क्वेश्चन बैंक भेजिए, क्वेश्चन बैंक भेजिए। अरे क्वेश्चन बैंक नहीं, क्वेश्चन और आंसर बैंक दोनों भेज दिया हूँ। हर सवाल के 100 50 क्वेश्चन है और उसके आंसर भी है। क्वेश्चन बैंक का मतलब समझता क्या होता है, तो ज़रा क्वेश्चन बैंक का मतलब समझ जाओ, उसके बाद में लिखोगे क्वेश्चन बैंक भेजो, क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक नहीं, क्वेश्चन और आंसर बैंक है, ज़रा गौर से पढ़ो।